जितने कैडर है सब लोग परेड में खड़े हो जाओ। सब लोगों से विनती है वो परेड में खड़े हो जाए। वो राकेश को बोलो, वो नोमानी साहब को बुला लो। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिल्ला रहा है, टी-शर्ट वाले फोटो खींचे। चल जल्दी खड़ा हुआ तो चल फटाक से उठा। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। हम लोग पूरे जितने भी टी शर्ट पहने हुए कैडर्स हैं उन लोगों को क्या यहां पर लगना है? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? एक काला चबूतरा पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है जिसमें आप सब लोग दिखाई देना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आप लोग दिखना चाहिए। इस उद्देश्य से ये ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। आप व्यवस्थित दिखाई देंगे, कार्यक्रम व्यवस्थित दिखाई देगा, इसको पूरा देश देखने वाला है। आप लोग अगर व्यवस्थित बैठेंगे नहीं, व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम को चलाएंगे नहीं तो गलत संदेश चले जाएगा। मेरी आप लोगों से विनती है, सब लोग सहयोग करें। एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है काला चबूतरा पे, उस डॉक्यूमेंट्री को हम लोग शूट करने वाले हैं। यहां पर आप लोगों की भीड़, आपकी उपस्थिति, ये ऐतिहासिक उपस्थिति रहेगी। इसलिए एक जगह अच्छे से बैठ जाइए। सब लोगों को उसमें कवर होना चाहिए। एक आप लोग इधर उधर रहेंगे तो आप दिखाई नहीं पड़ोगे। आप उसका हिस्सा बनो। आप आए हो इस कार्यक्रम के लिए तो उसका हिस्सा बनो। कैडर्स का संचालन करने वाले जो गणेश इरपा जी है, उनसे विनती है कि वो कृपया मंच पर आए। कॉर्डलेस रेंज के बाहर जाने की वजह से वहां तक आवाज नहीं कनेक्ट हो रही है, तो कृपया आपसे विनती है कि आप यहां स्टेज पर आके संचालन करें। गणेश इरपाची सर, मी पुन्हा एकदा विनंती करतो आपल्या सगळ्या समाज बांधवांना की आजचा जो कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे हा फक्त कार्यक्रम करायचा म्हणून आपण कार्यक्रम करत नाहीये, तर आदिवासी चौथरा अभिवादन दिनानिमित्त राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार परिषद या ठिकाणी आपण भरवलेली आहे। आणि फक्त महाराष्ट्रातील आदिवासींचे नाही तर देशभरातील जे आदिवासी आहेत त्यांचे जे प्रश्न आहेत, जे आदिवासींचे जे अधिकार आहेत त्यांच्यावरती आपल्याला चर्चा करायची आहे आणि आपली भूमिका आपल्याला ठरवायची आहे। त्यासाठी आजची ही सभा, आजची ही मीटिंग खूप महत्त्वाची आहे। म्हणून तुम्हा सगळ्यांना विनंती आहे, जेही बाजूला बसून ऐकतायत तुम्हा सगळ्यांना विनंती आहे, ह्या सभेचा भाग बनून जी आपली भूमिका आहे ती भूमिका ठणकावून सांगण्यासाठी तुम्ही इथे हजर राहा। इथे पुढे स्टेजच्या समोर बरीचशी जागा शिल्लक आहे, इथे येऊन तुम्ही बसा आणि कार्यक्रम ऐका। मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, जे आजूबाजूला बसलेले त्यांनी स्टेजच्या समोर येऊन बसावं। ऑल कैडर सावधान। हमारे बीच में राहुल जी गांधी तो नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि राष्ट्रीय महासचिव दीपक जी बाबरिया आए हैं। तो सभी कैडर दीपक जी बाबरिया को सैल्यूट करेगा। सैल्यूट। दो, बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक सतीश दादा पेंदाम, इनको सभी कैडर सैल्यूट करेगा। सैल्यूट। दो,
ऑल कैडर विश्राम. या ठिकाणी प्रमुख अतिथी व मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमांचं पूजन होत आहे. दादा जरा म्युझिक लावता का प्लीज. माननीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे महासचिव आदरणीय दीपक बाबरिया साहेब, तसेच माननीय आमदार राजू तोडसाम साहेब, माननीय कार्यसम्राट आमदार लहामटे साहेब, युवकांचे शास्त्रज्ञ माननीय अमशादादा पाडवी, सर्वच मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी क्रांतिकारकांच्या प्रतिमांचं पूजन होत आहे. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपल्या करकमलाद्वारे क्रांतिकारकांच्या प्रतिमांचं पूजन करावं. राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार परिषदेमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी प्रतिमा पूजन होत आहे. बिरसा ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजिनियर सतीश दादा पेंदाम, तसेच माननीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे महासचिव दीपक बाबरिया साहेब, तसेच परेशभाई वसावा साहेब, तसेच अमशादादा पाडवी आमदार विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य, तसेच आमदार अकोले विधानसभा डॉक्टर किरण लहामटे साहेब, अशा अनेक मान्यवरांच्या हस्ते क्रांतिकारकांच्या प्रतिमांचं पूजन होत आहे. सर्वांनी टाळ्या वाजवून या तसेच अनिल भांगले साहेब यांच्या शुभास्ते या प्रतिमांचं पूजन होत आहे. यानंतर कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक होईल. हे कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी बिरसा ब्रिगेड सह्याद्रीचे अध्यक्ष माननीय काशीनाथ कोरडे भाऊ यांना विनंती करतो की आपल्या या राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार परिषदेच्या कार्यक्रमाची आपण प्रस्तावना करावी. माननीय सह्याद्री अध्यक्ष काशीनाथ कोरडे साहेब. सर्वांना विनंती आहे, हात वरती करून जोरदार घोषणा या ठिकाणी द्यायच्या आहेत. ऑल कैडेट सावधान. क्या आप राघोजी भांगरे के वंशज है? क्या आप राघोजी भांगरे के वंशज है? क्या आप अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या आप तिलका मांझी के वंशज है? क्या आप टंटा भील के सैनिक है? क्या आप बाबूराव जी शर्माके के सैनिक है? क्या आप हमारे हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है? क्या आप हमारे संविधान को बचाने के लिए तैयार है? क्या आप संभाजी महाराज के सैनिक है? क्या आप बिरसा मुंडा जी के सैनिक है? साथियों, हम हमारे
इस देश की जल जंगल जमीन के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिन्होंने क्रांति की, इनके सम्मान में बिरसा ब्रिगेड का पूरा कैडर आदरणीय मंच के साथ हमारे क्रांतिकारियों को एक सामाजिक सम्मान सल्यूट के साथ प्रदान करेंगे। महामानव राघोजी भांगरे, जिनके हाथों की गर्मी से पिघलती थी जंजीरें, जिनकी कदमों की आहट से बदलती थी तकदीरें, ऐसे महामानव को हम लोग मिशन की ओर से आदरणीय मंच और हमारे क्रांतिकारी शहीदों को एक सामाजिक सैल्यूट प्रदान करेंगे। सैल्यूट, सैल्यूट। दो, हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? संविधान की लड़ाई कौन लड़ेगा? जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? हमारे मां बहनों की रक्षा कौन करेगा? हक अधिकार की रक्षा कौन करेगा? जय आदिवासी, जय बिरसा। धन्यवाद। यानंतर प्रमुख अतिथी आणि मान्यवरांचं स्वागत होईल। मी प्रथमतः राष्ट्रीय काँग्रेसचे महासचिव माननीय दीपक बाबरिया साहेब यांचं स्वागत करण्यासाठी बिरसा ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतीश दादा पेंदाम यांना विनंती करतो की आपण दीपक बाबरिया साहेबांचं स्वागत करावं। म्युझिक प्लीज। या ठिकाणी बिरसा ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतीश भाऊ पेंदाम यांच्या हस्ते दीपक बाबरिया साहेब महासचिव राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षांचा सन्मान होतोय। त्यानंतर माननीय राजू तोडसाम साहेब यांचा सन्मान बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री सातपुड्याचे महाअध्यक्ष शशीभाऊ करवंदे यांच्या हस्ते होईल। मी त्यांना विनंती करतो शशीभाऊ करवंदे यांनी माननीय आमदार राजू तोडसाम साहेब यांचा सन्मान करावा। यानंतर माननीय आमशादादा पाडवी युवकांचे आशास्थान यांचा सन्मान सह्याद्रीचे अध्यक्ष काशीनाथ भाऊ कोरडे यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। काशीनाथ भाऊ कोरडे सह्याद्रीचे बिरसा ब्रिगेडचे अध्यक्ष हे सर्वांची आशास्थान माननीय आमशादादा पाडवी यांचा सन्मान करतील। धन्यवाद। यानंतर कार्यसम्राट यांचा सन्मान बिरसा ब्रिगेड सह्याद्रीचे कार्याध्यक्ष माननीय डॉक्टर विनोद केदारी हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। डॉक्टर विनोद केदारी। धन्यवाद। यानंतर मध्य प्रदेशामधून आलेले राज्य प्रतिनिधी माननीय भीमसिंग मसानिया यांचा सन्मान पुणे जिल्हा अध्यक्ष माननीय प्रवीण पारधी करतील, त्यांनी तो करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। भीमसिंग मसानिया साहेब।
धन्यवाद. यानंतर माननीय प्रवीण पारगी साहेब गुजरात राज्याचे प्रतिनिधी करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचा सन्मान नाशिक जिल्हा अध्यक्ष अनिल गव्हाले साहेब यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. अनिल गव्हाले साहेब. धन्यवाद. यानंतर परेशभाई वसावा यांचा सन्मान या ठिकाणी होते. भारतीय ट्रायबल पार्टीचे सचिव परेशभाई वसावा यांचा सन्मान नगर जिल्हा अध्यक्ष भरत तळपाडे साहेब यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. भरत तळपाडे. धन्यवाद. यानंतर जोरावर पारगी राजस्थान. जोरावर पारगी यांचा सन्मान करण्यासाठी मी त्या ठिकाणी सर्जेराव भारमळ यांना आमंत्रित करतो. जोरावर पारगी राजस्थान. धन्यवाद. यानंतर सर्व हिरासिंग जाधव साहेब यांचा सन्मान करण्यासाठी जयवंत सिद्ध साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण हिरासिंग जाधव साहेबांचा सन्मान करावा. रायगड जिल्हा अध्यक्ष. सतीश दादा करतील. धन्यवाद. यानंतर बिरसा ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमच्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय सतीश दादा पेंदाम. सर्वांसाठीच एक प्रेरणा देणारं वक्तव्य आणि सतीश दादा म्हणलं की अंगामध्ये शहारे उभं राहणारे असे आमचे दादा यांचा सन्मान करण्यासाठी मी सह्याद्रीचे सातपुड्याचे सर्व पदाधिकारी यांना विनंती करतो की आपण सतीश दादा पेंदाम यांचा सन्मान करावा. सह्याद्री सातपुड्याचे सर्व पदाधिकारी यांना विनंती करतो की आपण सतीश दादांचा सन्मान करावा. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. बिरसा मुंडा जिंदाबाद. बिरसा मुंडा जिंदाबाद. तिलका मांझी जिंदाबाद. राघोजी भांगरे जिंदाबाद. तंटा पीर जिंदाबाद. धन्यवाद. यानंतर सह्याद्री सातपुड्यामधील ज्या मातृशक्ती आहेत सर्व मातृशक्तींना विनंती आहे की आपण दादांचा सन्मान करावा. नारी शक्ती जिंदाबाद. आदिवासी नारी जिंदाबाद.
आदिवासी संस्कृती जिंदाबाद. धन्यवाद. यानंतर भुरासिंग पटेल यांचा सन्मान होतोय. भुरासिंग पटेल यांचा सन्मान करण्यासाठी, भुरसिंग पटेल यांचा सन्मान करण्यासाठी मी पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रवीण पारधी तसेच पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष शुभम भवारी या दोघांनाही समोर आमंत्रित करतो. शुभम भवारी, पुणे जिल्हा बिरसा ब्रिगेड कार्याध्यक्ष. तसेच अफजल जाधव यांचा सन्मान करण्यासाठी मी भाऊसाहेब गंभीरे व गणेश पारधी यांना आमंत्रित करतो. गणेश पारधी आणि भाऊसाहेब गंभीरे यांनी अफजल जाधव यांचा सन्मान करावा. तसेच आता बिरसा ब्रिगेडचे सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की आपण पुष्पगुच्छ देऊन राहिलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करावं. सर्व बिरसा ब्रिगेडचे पदाधिकारी यांना विनंती आहे की आपण पुष्पगुच्छ देऊन जागेवरतीच सर्व मान्यवरांचं स्वागत करावं. यानंतर नूतन भवारी मॅडम आणि सोनाली लांगी मॅडम यांचंही सहर्ष स्वागत. यानंतर या ठिकाणी एक स्वागत गीत होईल. मी लक्ष्मण मदगे यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी स्वागत गीत सादर करावं. लक्ष्मण मदगे. सर्व मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी होत आहे. हॅलो. कशी विसरू आम्ही राघोजीच्या उपकाराची दान, कशी विसरू आम्ही राघोजीच्या उपकाराची दान. गातो राघोजी आवाज करतो हा मावळा, गातो राघोजी आवाज करतो हा मावळा. महाराष्ट्राचा देशाचा स्वाभिमान, भूमिपुत्र महाराष्ट्राचा देशाचा स्वाभिमान. प्रतिकूलाच्या जगल्यात जान केलं व सोनं छान, प्रतिकूलाच्या जगल्यात जान केलं व सोनं छान. कशी विसरू आम्ही राघव जगताराची दान, कशी विसरू आम्ही. वनव्यात जेव्हा ते शपथत होता, जुलमाच्या वनव्यात जेव्हा ते शपथत होता.
विरुद्ध लढण्याचं कुठला हात उठत नव्हता, वैरविरुद्ध लढण्याचं कुठला हात उठत नव्हता. उभा राहिला त्या वक्ताला वीर छाती डोकून हा, गातो राघोजी राघोजी आवाज गरजतो हा मावळा, गातो राघोजी राघोजी आवाज गरजतो हा मावळा. कधी दगड कधी काट्यात फिर भैयाना अंधारात, कधी दगड कधी काट्यात फिर भैयाना अंधारात. आई बापाला दिसे ना लेक स्वतःच्या हो घरात, आई बापाला दिसे ना लेक स्वतःच्या हो घरात. इंग्रज जुलमी सावकारीचा तरी बंडान काकमा, गातो राघोजी राघोजी आवाज करतो हा मावळा, गातो राघोजी राघोजी आवाज करतो हा मावळा. कधी काट्यात फिर भैयाना अंधारात, कधी कधी काट्यात फिर भैयाना अंधारात. आई बापाला दिसे ना लेक स्वतःच्या हो घरात, आई बापाला दिसे ना लेक स्वतःच्या हो घरात. इंग्रज जुलमी सावकारीचा गरिबांना काकमा, गातो राघोजी राघोजी आवाज करतो हा मावळा, गातो राघोजी राघोजी आवाज करतो हा मावळा. समता बंधुता रक्त धोती भिनलेली, न्याय समता बंधुता रक्त धोती भिनलेली. सर्व समाज बांधवांसाठी तलवार त्याची तळपलेली, सर्व समाज बांधवांसाठी तलवार त्याची तळपलेली. जल जंगल जमिनीचा असे रक्षण करता, गातो राघोजी राघोजी आवाज करतो हा मावळा, गातो राघोजी राघोजी आवाज करतो हा मावळा, गातो राघोजी राघोजी आवाज करतो हा मावळा. जय आदिवासी. धन्यवाद सर. या ठिकाणी हजरत मौलाना साहब सज्जाद नोमानी साहेब यांचं आगमन झालेले, त्यांचं टाळ्या वाजून सर्वांनी स्वागत करायचे. यानंतर दुसरं आदिवासी गीत गायन करतील विक्रम कवटे. ऑल कैडर सावधान, ऑल कैडर सज्जद नोमानी साहब को सैल्यूट करेगा, सैल्यूट. दो ऑल कैडर सज्जद नोमानी साहब को सैल्यूट करेगा, सैल्यूट. दो टोपी वाले जितने भी सबको पहले एक रो में लगवा, फिर से एक बार ऑर्डर दे, जितने भी टोपीधारी है सब लोग खड़े हो जाओ. फिर से हम लोग राघोजी भांगरे को सैल्यूट करेंगे. जितने भी कैडर आजू बाजू में खड़े हैं वो एक जगह लाइन में आ जाए. हमारे महापुरुषों को, हमारे भगवान राघोजी भांगरे जी को हमें सैल्यूट देना है. ऑल कैडर
आद्य क्रांतिकारक भगवान राघोजी भांगरे जी को सैल्यूट करेगा। सैल्यूट। दो, सह्याद्री का शेर शिवनेरी की ताकत आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे जी को सैल्यूट करेगा। सैल्यूट। दो, सभी कैडर अपनी जगह से, कोई नहीं हिलेगा, अपने डिसिप्लिन में खड़े रहेंगे। ऑल कैडर विश्राम। हॅलो 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 हॅलो। सर्वप्रथम संपूर्ण इथे जमलेल्या आदिवासी समाजाला, माझ्या बांधवांना, माझ्या भगिनींना, सर्वांना सर्वप्रथम मानाचा, सन्मानाचा जय आदिवासी आवाज आलाच पाहिजे। पुन्हा एकदा जय आदिवासी, याला म्हणतात जोश। आणि आजचा आदिवासी चौथरा अभिवादन दिनानिमित्त राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार परिषद 2023 या 1600हून अधिक मावळ्यांचं बलिदान व्यर्थ न जावं यासाठी एक अभिवादन गीत तुमच्या समोर सादर करतो आणि यातून इतिहास हा सर्व समाजासमोर यावा यासाठी या गीताची निर्मिती केली। दादा ट्रॅक। जय आदिवासी। सरले पुरून उरले समाजासाठी शहीद झाले। मागे न सरले पुरून उरले समाजासाठी शहीद झाले। होते महादेव कोळी शूरवीर आदिवासी रे धुरंधर, आदिवासी रे धुरंधर। करू वंदन जाऊनी त्या शिवनेरी किल्ल्यावर, करू वंदन जाऊनी महादेव कोळी चौथऱ्यावर। आणि तो बादशाचा सरदार रंगुल्ला खान या शिवनेरीला चालून आला आणि साखरदंडाने सर्व आदिवासी बादशाचा सरदार रंगुल्ला खान चालून आला। अवसाच्या काळ्या रातीला वेढा घालून शिवनेरीला। बादशाचा सरदार रंगुल्ला खान चालून आला। अवसाच्या काळ्या रातीला वेढा घालून शिवनेरीला। साखळ दंडाने जखडून सारे शिलेदार बंदी केले र, शिलेदार बंदी केले र। करू वंदन जाऊनी त्या शिवनेरी किल्ल्यावर, करू वंदन जाऊनी महादेव कोळी चौथऱ्यावर। आणि या मोगल सैन्याच्या रूपाने जणू काळ चालून आला आणि उंच शिवनेरी किल्ला रक्ताने लालीलाल झाला। घातपात क्रांतिवीरांचा केला, सर्व क्रांतिवीरांची शिरधडा वेगळी केली। मोगल सैन्याच्या रूपाने जणू काळच
चालून आला औसाच्या काळ्या रातीला वेढा घालून शिवनेरीला मुघल सैन्याच्या रूपाने जणू काळच चालून आला उंच शिवनेरी तो किल्ला रक्ताने लाली लाल झाला घातपात केला क्रांतीवीरांचा केली धडा वेगळी शिर झाली धडा वेगळी शिर करू वंदन जाऊनी त्या शिवनेरी किल्ल्यावर करू वंदन जाऊनी महादेव कोळी चौथऱ्यावर. धन्यवाद 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 धन्यवाद. जोरदार टाळ्या वाजून या गायकाला दाद द्यायची आहे. यानंतर खास दिल्लीमधून राष्ट्रीय काँग्रेसचे महासचिव माननीय दीपक बावरिया साहेब या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. मी दीपक बावरिया साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. दीपक बावरिया साहेब. आज की ये मीटिंग जो हो रही है आज से 300 साल पहले 200 साल पहले 1600 शहीदों ने अपना यहाँ लहू बहाया था. आदिवासी भाइयों के सम्मान की रक्षा के लिए उनके पर होते अत्याचार के जो है उसके सामने आवाज उठाने के लिए उन्होंने जो शहीदी दी थी वो दिन का अभिवादन करते हुए बिरसा ब्रिगेड की ओर से आज ये कार्यक्रम रखा गया है जिसको आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार परिषद के तौर पे भी जो है परिवर्तित किया गया है. ये मौके पे यहाँ उपस्थित मौलाना नुमानी साहब, मेरे साथी भाई सतीश पेंडाम जी, जिनसे मेरा परिचय जब मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी था 5 साल पहले तब से हुआ है. ऐसे मेरे बड़े जुझारू साथी, बड़े लड़ाक ऐसे भाई सतीश पेंडाम जी, यहाँ उपस्थित किरण लमेते जी, तोड़सम साहब, राजू तोड़सम साहब, मंच पर सभी सम्मानीय मेहमान और यहाँ पूरे प्रदेश से पधारे हुए, अन्य राज्यों से भी पधारे हुए सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों साथियों और मित्रों, आप सबका जय जोहार. ये दिन इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसी समर्पण की, त्याग की और सम्मान के लिए अपने आप को पूरा न्योछावर करने की जो लड़त थी वो लड़त का सर्वोच्च बलिदान यहाँ अंकित हुआ है ये काले चबूतरे पे. और ये दिन को याद करते हुए हम सबका जो है एक फर्ज बन जाता है कि ये सम्मान की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, राघोजी वगैरह जी ने जो सब बलिदान दिया, वो जो है राघोजी साहब की बलिदान जो है व्यर्थ न जाए. मगर आने वाले दिनों में ये समाज जो अपने सम्मान संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार जूझ रहा है, वो सम्मान की लड़ाई जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक यूनिटी बना के आगे चले. आप सब जानते हैं 1857 का जो विप्लव हुआ, स्वतंत्र संग्राम की पहली जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई में भी आदिवासी भाइयों का बड़ा योगदान था. मैं मध्य प्रदेश में 3 साल रहा हूं.
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और इसके साथ लगे हुए महाराष्ट्र के भी सभी प्रदेश, हर जगह से छोटे मोटे और बड़े भी कई जगह पे आज़ादी के लिए आंदोलन हुए। इवन 20वीं सदी में भी जो है मानगढ़ और दृढ़वाव की घटनाएं बनी, जिसमें हजारों आदिवासी भाइयों ने अपना बलिदान दिया। और ये लड़ाई इसलिए थी, आज़ादी की लड़ाई ये देश में इसलिए थी कि ब्रिटिशरों ने उसको गुलाम बनाया था। मगर वो आज़ादी की लड़ाई को जिन्होंने दिशा दी थी, ऐसे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और उसके साथ बाबा साहेब अम्बेडकर हो, उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के बाद निश्चय किया था कि ये देश के हर समाज जो है, ये देश इतना बड़ा देश है कि जहां आज हमारे देश में 30 राज्य हैं, 600 से भी ज़्यादा जो है उसमें भाषाएं बोली जाती हैं और इतने प्रांतों में, इतनी भाषाओं में विभाजित लोग और इतनी तरह से हर जो है समाज है, उसकी संस्कृति है, उसमें भी विभाजित हुए लोग और उनके जैसे आदिवासी समाज के बोलते, ये देश के आदिवासी समाज कम से कम 8 से 10% की जिसकी आबादी है और जिसकी जो है आज की जनसंख्या के आधार पर कहें तो ये देश में 15 करोड़ से भी ज़्यादा जो समाज है, उनमें भी बसे हुए 600 से भी ज़्यादा उनके सब सेक्शंस है, उसकी सब जातियां हैं, उस सभी की जो है अपनी परंपरा है, वो सबका सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए जो हमारा मैनिफेस्टो था, हमारा संविधान था, वो संविधान में दाखिल कर गया था, जो है पेशा का उल्लेख किया गया था, सभी को एक बंधारणीय अधिकार से अपनी परंपरा का, धार्मिक अनुसरण का भी स्वतंत्रता दी गई थी, सबको समानता दी गई थी। मगर आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति तो वो है, आप अभी अधिकार की बात करते हैं, अभी कुछ जो है आप अधिकार जो आपको संविधान में दिए गए, पेशा के एक्ट हो, जंगल जमीन के अधिकार हो, ग्राम सभा का अधिकार हो, आपकी खुद की जो है न्याय प्रणाली है, उससे संरक्षण की बात हो, मगर उसके पर लगातार अतिक्रमण करने की आज एक देश का एक समूह अपने आप को जो है थान के बैठा हुआ है। शुरुआत तो करते हैं वो आदिवासी भाइयों को वनवासी कहने की शुरुआत करने लगे। वो आदिवासी भाइयों के जो धर्म है उसको कहते हैं वो तो हिंदू हैं। वो आदिवासी भाइयों को कौन सा करना चाहिए उसके लिए भी जो कानून ला रहे हैं, कॉमन सिविल कोड, उसके तहत भी जो है सभी लोगों को अपने जो अपनी शादी की, लगन की, मृत्यु के समय की सभी जो परंपरा है, आदिवासी परंपरा है, अन्य समाजों में परंपरा है कि जहां अपने बच्चों को क्या अधिकार देना है, बेटियों को क्या अधिकार देना है, वो सभी के पर अतिक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये तहत सभी लोगों को वो जताना चाहते हैं कि ये सभी हिंदू है और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करते करते हिंदू राष्ट्र से उनको तो कोई लेना देना नहीं है। आप जो है उनसे कुछ भी कह दो कि ये करना कर दो, जैसे 2019 के चुनाव के लिए कहा गया जाता है कि जो कश्मीर में घटना हुई और वो जो है इसमें 70 से भी ज्यादा सीआरपीएफ के जवान का बलिदान हो गया, वो घटना भी जो है मानवीय स्वरूप से दी गई एक साजिश थी। इसी प्रकार का उनके खुद ने एक लीडर ने, वहां के गवर्नर ने बयान दिया है और उसका संज्ञान लें तो मैं कह सकता हूं कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग जो बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, इसकी संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू धर्म की संस्कृति तो वो है कि जो सबसे ज्यादा सहिष्णुता का संदेश देती है, सबका सम्मान करने का संदेश देती है, गरीब लोगों के लिए जो है संवेदना का संदेश देती है, करुणा का संदेश देती है, नहीं कि किसी को मार दो, किसी को खत्म कर दो, किसी को अपमानित कर दो। मगर आज जो परिस्थिति बनी हुई है, एक आदिवासी युवा के पर वहां का मध्य प्रदेश का कोई अपर कास्ट का कोई युवा जाके उसके पर पी कर सकता है, उसका क्या मतलब निकाले हम। आज ये जो प्रकार से मणिपुर में घटनाएं हुई, बहनों की इज्जत जो प्रकार से लूटी गई और उसके पर जो अत्याचार और जुल्म हुआ, और उसके लिए प्रधानमंत्री से लेके एक भी व्यक्ति जो एक शब्द नहीं बोला, गृह मंत्री भी शब्द नहीं बोले, और वो जो है उनका आदिवासी मंत्री भी जो है और कानून मंत्री मौन धारण करके बैठ गए, उसके लिए हम क्या कहें।
ये जो करना चाहते हैं वो तो ये देश में भाई से लड़ा के पोलराइजेशन करके अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। कई जगह पे थोड़े दिन पहले कई लोगों ने वो भी कह दिया था कि जैसे गुजरात में गोधरा की घटना हुई, उसके बाद यहाँ पुलवामा की घटनाएं हुई चुनाव जीतने के लिए, और इसी तरह हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी और घटना को भी अंजाम दिया जाए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जो है एक बार जरूर से सोचें कि आज ये सरकार ये सब जो कर रही है, आदिवासी भाइयों का अपना अधिकार देने से मना कर रही है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अधिकार देने से मना कर रही हैं, वो मना इसलिए कर रहे हैं कि जो आज की सरकार चल रही है वो चंद मूढ़ीवादियों के लिए सरकार चल रही है। उनके 5 मूढ़ीवादियों से उसका समझौता करके ये देश के जितने भी संसाधन हैं उसको लुटा रहे हैं। किसी भी देश की, लगता है पवार साहब आए हैं, मगर सब आते हैं तब तक मैं मेरी बात चालू रखता हूं। किसी भी देश में आर्थिक प्रगति तब होती है जब ये देश की जो अर्थ उपार्जन होता है, वो अर्थ उपार्जन होता है उसका सही तरीके से वितरण किया जाए। हम लोगों ने देखा है कि ये देश में पिछले 25 साल में जो परिस्थिति हुई, जिसमें धनी लोग और धनी बन गए और गरीब लोग और गरीब बन गए। आज की हमारी समस्याएं हैं कि जो समानता है खत्म होती जाती है, रोजगार खत्म होते जाते हैं और शोषण की जो है एक परिपाटी जो है विकसित होती जाती है। हम जानते हैं कि जो है आज पूरे देश में जो कोई भी प्रश्न है, पवार साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये देश में मैं जो आपसे कह रहा था, अभी हमारी जो परिस्थिति बनी हुई है, अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम से लगातार शोषण किया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि जब आजादी मिली थी, आजादी में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में जो रिजर्वेशन के अधिकार दिए थे, तो प्रदेश कोई भी राज्य के कोई भी दूर दराज के प्रदेश में भी जो है लोगों को छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाती थी, और जो परिवार को वो नौकरी मिल जाती थी, फॉरेस्ट बीट गार्ड बन गए, ऑफिस के जो है सफाई के कर्मचारी बन गए, कोई बहन को जो है पानी पिलाने का काम मिल गया, मगर सरकारी नौकरी मिल गई तो उसका परिवार आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके पास एक जो है साधन बन जाता है, एक आवक का साधन बन जाता है, स्थिर आवक हो जाती है। और हम लोगों ने देखा है कि जो है हमारे जो जाहिर साहस जो कहते हैं, निगम कहते हैं, कॉरपोरेशन कहते हैं, भारत सरकार के और राज्य सरकारों के, उन्हें बड़े पैमाने पे, और सरकार ने भी जो ये देश में बड़े रोजगार के सृजन किए थे। ये देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा, 12 करोड़ से भी ज्यादा परिवार जो हैं उनको सरकारी और सरकारी निगमों से और साथ साथ बड़ी कंपनियों से रोजगार प्राप्त होते हैं। और इतने नंबर में रोजगार जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कहे जाते हैं, बिन संगठित क्षेत्र कहे जाते हैं, उनमें से उसको वो रोजगार प्राप्त होते हैं। मगर आज जो हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से आहिस्ते 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 ये निगमों को खानगी जो है उसका खानगीकरण करते, बड़े बड़े मूढ़ीपतियों के हाथ में देने की चेष्टा, एक प्रक्रिया, एक नीति अपनाई गई। और इसके साथ सरकार में भी है क्लास 3 और क्लास 4, उसमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भर्ती की प्रथा शुरू की गई। मैंने मध्य प्रदेश में देखा था, जाम्बुआ जैसे इलाके में भी जो है
एक एक गांव में से 2, 5, 10, 15 परिवारों को जो है छोटी मोटी नौकरी वहीं गांव में मिलती थी, मगर उसकी जगह कोई इंदौर से आता था, कोई गुजरात से आता था, और वो भी जो है उसका अधिकार समाप्त करके वो जो है दूसरे समाज के लोग हैं उसको नौकरी दी जाती थी। तो ये सबसे बड़ी जो है आज की हमारी सब लोगों की समस्या है। हमारे बच्चे ने, जिन लोगों ने आईटी पास किया, अच्छा अभ्यास किया, अच्छा जो एजुकेशन लिया, आज जो है पुणे में नौकरी करते हैं, बेंगलोर में करते हैं, मगर उन सब से भी पूछ लेना कि वो सब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के शिकार हुए हैं। मैं समझता हूं ये देश की 70% से भी ज्यादा यंग जनरेशन जो है, यंग लोग हैं, आज जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो है उसके शोषण से इतने प्रताड़ित हैं कि जब दिल्ली में एक स्ट्राइक थी यूनिवर्सिटी की, उनके बच्चे आए थे, उनमें से किसी एक लड़की थी, उनसे मैंने पूछा, बोलती है सर 20 साल 15 साल मुझको हो गई यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते, मैं डबल एमफिल हूं, मैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में होती तो मुझको 32,000 रुपए मिलते, आज मुझको ये 8,000 रुपए देते हैं। दूसरे लड़के से पूछा कि भैया अकेला हो, शादीशुदा हो? बोलते हैं सर मेरी खुद की जो है कोई आमदनी का ठिकाना नहीं है, मेरी कल क्या होगी, नौकरी होगी कि नहीं होगी उसका ठिकाना नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जो है मैं मेरा जीवन बनाऊं, मैं एस्टैब्लिश हो जाऊं, मैं स्थिर बन जाऊं, मैं गृहस्थी शुरू करूं। तो ये जो परिस्थिति बनाई हुई है उसको रोकने की जिम्मेदारी है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नीति बना दी है, जहां भी देखो एंट्रेंस टेस्ट में गफला, जहां भी देखो उसमें रोजगारी में गफला, और आज ये देश के 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, इसमें से 50% लोग ग्रामीण इलाके में से होते हैं, और जहां जहां भी है ट्राइबल्स बसते हैं, एससी बसते हैं, लैंडलेस लेबर बसते हैं, उन सब की जो है सबसे बदतर हालत हो गई है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी का मूल्य तभी होता है कि जब अंतिम आदमी जो होता है, गरीब से गरीब आदमी होता है, दूर दराज का इलाज का आदमी होता है, उसको भी आजादी के फल प्राप्त हों। और उसके तहत कांग्रेस सरकार ने नीति बनाई। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शरद पवार साहब के नेतृत्व में एनसीपी के साथ भी शासन किया, और वो समय पे जो शासन था आप सब लोगों ने देखा है कि लोगों को उठाने का शासन था। एक भी कोई भी पूछे, सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से भी हमारे कई बच्चे जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ट्राइबलों में से कई आईपीएस बने, आईआरएस बने, मगर आज आप किसी से भी पूछ लो, आने वाले दिनों में आईएएस और आईआरएस को भी समाप्त करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में संविधान को समाप्त करने जा रहे हैं। 2024 का चुनाव हार गए इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, झूठी फरेबी सरकार, जुमलेबाजों की सरकार, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ हाथ मिला के ये देश के गरीब प्रजा का जो संसाधन है उनको लुटा देने वाली सरकार, और आज जिन्होंने महंगाई से एक एक आदमी को परेशान करके छोड़ा है, एक एक पढ़े लिखे युवा हो या कम पढ़ा लिखा युवा हो, रोजगार के लिए परेशान करके छोड़ा है, मगर उनको उनके भविष्य का कोई नहीं है। उनको अपनी सत्ता बनाए रखनी है, भाई से भाई को लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, आदिवासियों को अन्य जातियों से लड़ाना है। मणिपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहां वो लड़ाते लड़ाते 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों को गोली दागी गई। आज भी हम जनरल डायर को अच्छे तरीके से नहीं, मगर जहां भी जुल्म होता है तो याद करते हैं कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार से मणिपुर के तहत हर जगह पे निहत्थे लोगों की हत्या होती है। इसके सामने कोई आवाज उठाए तो उसको जो है कहा जाता है कि देशद्रोही है करके उसकी प्रताड़ना शुरू हो जाती है। किलबुरी जी जैसे कोई एक्टिविस्ट हिम्मत बताते हैं तो उसको भी हत्या कर दी जाती है, और पूरे देश में एक भय का शासन। और पहले तो 10 साल पहले तो वो परिस्थिति थी जब तक कांग्रेस का यूपीए का शासन था कि आप कोर्ट में जाके भी न्याय प्राप्त कर सकते थे। आज कोर्ट में जाके भी न्याय प्राप्त करना, मीडिया से अखबार उस तक कुछ बात ले जाना, वो भी एक स्वप्नवत बात हो गई है, वो भी एक आम आदमी के रीच के बाहर की बात हो गई है। और आज ये परिस्थिति जो बनी है, आज आपकी जो परिषद आप बुला रहे हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपके जो है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि सबसे प्लान और आपके लिए फंड का एलोकेशन हो,
आप कहते हैं जल जंगल और जमीन के आपके पास अधिकार हो, आप कहते हैं कि आपके एरिया में ग्राम सभा के पास अधिकार हो, आप कहते हैं कि आपका जो है वस्ती के आधार पे आपका जो उसकी आपके रिजर्वेशन हो। ये सभी अधिकार तब रहेंगे जब संविधान बचेगा। संविधान के पर ही जब खतरा हो, उसके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुखिया जो बोल रहे हैं, भागवत जी जो कह रहे हैं, कहा जाता है कि उन्होंने तो नए संविधान का जो ड्राफ्ट भी तैयार रखा हुआ है। जो दिन 2024 में फिर से उसकी सरकार बन गई तो संविधान भी खत्म करके छोड़ देंगे। ये कौन से अधिकार की हम बात कर रहे हैं? मैं गुजरात की मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था। जितने भी आप बात कर रहे हैं, पेशा एक्ट की बात करते हो, सेक्शन 5 की बात करते हो, आप जो है जल अधिकार की बात करते हो, ट्राइबल काउंसिल की बात करते हो, सामाजिक आपके रीति रिवाज को कानूनी उसका स्वरूप देने की बात करते हो, जितने भी अधिकार हैं उसके लिए हम राहुल गांधी जी ने वहां प्रोमिस किए थे। आज जो है कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने और राहुल गांधी जी ने एक बड़ा आह्वान पूरे देश को दिया है कि ये सरकार को जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को 2024 में उखाड़ फेंक दें, जिसके तहत फिर से जो ये देश में एक संविधान की सरकार बने, फिर से ये देश में पिछड़े लोगों को अधिकार की जो है सरकार बने, फिर से ये देश में वो सरकार बने कि जहां महात्मा गांधी का सपना था कि सबसे पीछे का आदमी है उसका सशक्तिकरण बने। मगर उसके लिए हम सबको जरूरत रहेगी कि हम सब एक यूनिटी बनाए। उनकी तो डिवाइड एंड रूल है। रिजर्व सीट के पर भी आपका एक कैंडिडेट इंडिया अलायंस का खड़ा होगा, वहां 2-3 और ट्राइबलों को खड़ा कर देंगे। सामाजिक दबाव आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने गुजरात में देखा था, कहीं मुस्लिम एरिया में इनके बी टीम के साथी आ जाते हैं, एमआईएम वाले आ जाते हैं, कोई जगह पे बीएसपी वाले आ जाते हैं, मगर सामाजिक दबाव से वो लोग को जो है अपना पर्चा वापस लेना पड़ता था। आप लोगों को भी इसके तहत एक सामाजिक दबाव भी बनाना पड़ेगा। आज आप परिषद में चर्चा करते हैं आपके अधिकारों की। मैं कहता हूं कि ट्राइबल अधिकारों की चर्चा के पहले संविधान बचाने की चर्चा जरूर से करें। हम सब एक बार जरूर से सोचे, आज यहां पवार साहब उपस्थित हैं, कि कोई आपने लोकतंत्र में पिछले 65-70 साल में कोई ऐसी सरकार देखी है कि जहां दिल्ली के सीमारे पे 2 लाख से भी ज्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो सरकार के पेट का पानी भी नहीं हिलता है। जहां वो पहलवान बहनों के पर उसके पार्टी का कोई सांसद उसकी जातीय सतामणी करते हैं, कोर्ट में उसकी गुहार लगती है, उसके लिए आंदोलन होता है, फिर भी बेशर्मी से उसकी पार्टी उसको संरक्षण देती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई राज्य में महिलाओं के साथ इतनी जास्ती हो जाए, इसको निर्वस्त्र करके फिर से मार दिया भी जाए और 100 लोगों को गोली दाग दिया जाए, मगर उसके बारे में चर्चा भी न हो और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द भी ना बोले। और ये इतनी महंगाई दे दे, 500 रुपए का सिलेंडर आपको 1100 रुपए में दे, आपको 2 रुपए की बिजली 9 रुपए में दे, चालू चुनाव में उसके कीमत बढ़ा दें, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दें, महिलाओं की इज्जत न रहे। आपके प्रदेश का फिगर मुझको पता नहीं, मगर मैं मध्य प्रदेश का जानता हूं कि जहां ये आज देश का सबसे बड़ा वो राज्य हो गया कि जहां से 2 लाख से भी ज्यादा बेटी और बच्चे जो हैं पिछले 5 साल में जो है लापता है, और इसके लिए कोई कार्रवाई ना हो। और वो सरकार बड़ी निम्रता से, संवेदन विहीनता से बैठी रहे, हाथ से हाथ जोड़ के बैठी रहे, और फिर भी छाती ठोकते कहती रहे कि हम बहुमत लाके रहेंगे, हम जो है तो 2/3 बहुमत लाके रहेंगे, ऐसी बात करें तो वो ताकत उसकी कहां से आती है? इतनी बिन संवेदनशीलता तो एक सरमुख हत्यार में होती है, क्योंकि सरमुख हत्यार जो होता है वो लोगों के लिए जो है जवाबदेही नहीं होता है, वो लोगों के मतदान से चुना नहीं जाता है। वो सरमुख हत्यार होता है, वो अपनी बंदूक की नाली की ताकत से जो है अपनी सत्ता बनाता है। और यहां कहते तो लोकतंत्र है, मगर ये लोकतंत्र में भी ये सत्ता कहां से प्राप्त करता है, वो सोचने का यहां सब बैठे हुए लोगों का समय आ गया है। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं
और ये लोकतंत्र में वो जो कहा जाता है, जो लोगों में चर्चा है कि चुनावों के मैनिपुलेशन से वो ताकत प्राप्त की जाती है, तो देश दुनिया के अनेक देशों ने जो है वो मशीन में गए थे, उसके जगह से फिर से मतपत्र में चले गए। इसी प्रकार की कोई पद्धति लानी चाहिए कि जहां हर व्यक्ति का, हर गरीब आदमी का मत किया है उसकी सही गिनती की जाए और उसके तहत उसको सत्ता मिले। मगर आज जो है मुझको बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। मेरे गुजरात के कई आदिवासी लीडरों ने हमारे खरगे साहब को एक पत्र लिखा है कि आने वाले चुनावों के पहले आप सब लोग पॉलिटिकल पार्टी आवाज नहीं उठाते हैं कि ये मतदान की पद्धति जो है उसको भी सही तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाती जाएगी, पारदर्शी बना दी जाएगी, जिसकी वजह से गरीब आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसका मत होता है, जो मत मशीन गन से भी ज्यादा काम करते हुए जुल्मगार को सत्ता से खदेड़ देता है। वो सत्ता से खदेड़ देने के लिए उसका मत का जो है सही मूल्यांकन होने की पद्धति, पारदर्शी पद्धति बनाने के लिए आप लोग आवाज उठाएं। बाकी की तो कई आवाजें उठाई, बाबा साहब संविधान में लिख के गए हैं, मगर आज जो संघर्ष की आवश्यकता है वो संविधान को बचाने के लिए ये पारदर्शिता की आवश्यकता है। और मैं आप सबसे, सतीश पेंडाम जी से सबसे निवेदन करूंगा कि सोचना है तो वो सोचिए कि ये इतने जुल्मगार क्यों बन गए हैं, उसकी ताकत कहां से आती है। रावण का मौत उसकी नाभि में था, तो ये जुल्मगारों का मौत लोकतंत्र में कहां है, उसके लिए जरा तो सोचें। इतनी बात से ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूं। आप सबसे मैं फिर से एक बार बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, सतीश जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि लगातार सबको जागरूक करने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए एक ताकत इकट्ठी करते हैं। और मैं उनके जरिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारी पूरी ताकत अधिकारों के रक्षण के लिए लगा दे। ये जो स्थान पे हम बैठे हैं, यहां से हम कुछ बोल रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उसका अधिकार हमको तभी मिलता है कि जब राघोजी साहब ने जो है जो बलिदान दिया था, वो बलिदान को हम याद रखते हुए हम हमारी जिम्मेदारी भी याद रखें कि हमारे को संघर्ष करना है और संघर्ष को सही दिशा में करना है कि जिसके तहत ये देश के करोड़ों आदिवासी, ट्राइबल्स और गरीब लोग जो हैं उनका भविष्य फिर से उज्जवल बने और आने वाले दिन उनके लिए सुखद बने। उन्होंने मुझको जहाँ जो आमंत्रित किया उसके लिए मैं पेंडम जी का, आपके संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी साथियों से फिर से मिलने का मौका मिलेगा और आगे हम हमारी जो है संघर्ष आगे बढ़ाएंगे, वो कामना व्यक्त करते हुए मेरी बात